नमस्कार सभी को। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है समानांतर श्रेणियां और इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम आपकी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर यहाँ पर पूरा कंटेंट कंप्लीट करवाएंगे। हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर लेक्चर लेके आए हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 ब्लूप्रिंट के हिसाब से मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो आपका है उसमें आपको 5 नंबर का यह आता है, जिसमें 3 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान या फिर सही जोड़ी के रूप में या कुल मिलाकर एक विकल्प के रूप में या एक शब्दों में उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछा जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर पूरा चैप्टर में यहाँ पर कंप्लीट आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं और हिंदी में इसे हम समानांतर श्रेणियां भी कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी को समझने के लिए बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है समझने के दौरान, इसके बेसिक के अंदर, कि आपको पद और पद का नंबर, इन दोनों के बीच में काफी सारा कंफ्यूजन रहता है और यही कंफ्यूजन आपको एग्जाम तक बना ही रहता है और आप वहां पर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि पद क्या होता है और पद का नंबर क्या होता है। तो हम समानांतर श्रेणियों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। आप सभी 2 की टेबल भली भांति जानते हैं, 2 का पहाड़ा भली भांति जानते हैं। 2 का पहाड़े में 2 से स्टार्ट होता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 4 6 8 10 और इस प्रकार से आगे बढ़ता जाए। तो मैं इसे लास्ट बाउंडेड कर देता हूं कि यहाँ पर 10वां पद। अब आप ध्यान दीजिए शब्दों के ऊपर, यहाँ पर बहुत ही जरूरी है इनका मीनिंग समझना। 10वां पद मतलब ये जो आपका 2 है, ये जो आपका 2 है, यह 2 है, यह आपकी पहली पोजीशन पर है, 2 एकम 2, तो यहां पर यह पहली पोजीशन पर है। 4 यह आपका सेकंड पोजीशन पर है, 6 आपका थर्ड पोजीशन पर है, 8 आपका 4th पोजीशन पर है, 10 आपका 5 पोजीशन है। इसी प्रकार से मैं 10वां पद जिसे हम कहेंगे, 10वां पद, तो हम उसे अगर सीक्वेंस में लिखें तो इसे हम एपी कहते हैं। एपी को किस प्रकार से लिखा जाएगा? A1 A2 A3 A4 A5 और AN। अब हम बात करते हैं कि 8 क्या है और 4 क्या है। तो 8 चौथे पद की वैल्यू है, 8 चौथे पद का मान है, 8 जो है इस श्रेणी के चौथे पद का मान है। तो पद का मान और पद का नंबर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बस यही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो पद का मान और पद की नंबरिंग कि कितने नंबर पर वह पद विराजित है। तो यह पद आपका चौथे नंबर पर है 8, ठीक है। तो यह तो हुआ एपी को लिखने का तरीका, जिसे हम A1 A2 A3 A4 A5 से लेकर AN इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तब हमें लास्ट में जो पद मिलेगा हम उसे AN कह देते हैं, ठीक है। अब आप सेकंड चीज समझिए कि यहां पर हम इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने से पहले इन A D का इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है कि ये A और D और ये क्या होते हैं और किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो हमारे पास एक पहला वर्ड आता है पद। पद क्या होता है? तो पद, यहां पर पद का अर्थ है कि ये 2 4 6 8 10 ये सब हमारे टर्म कहलाते हैं, या हिंदी में इसे पद कहते हैं। दूसरा विषय आता है कि प्रथम पद, जहां से हमारी समानांतर श्रेणी प्रारंभ होती है, जो हमारी समानांतर श्रेणी का पहला पद होता है, जहां से श्री गणेश उसका होता है, वह हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो यहां पर प्रथम पद हमारा 2 है, प्रथम पद का मान 2 है और प्रथम पद का नंबर A1 है। मैं दोनों बातों को अलग अलग बार बार दोहराऊंगा, आप ध्यान रखिए। प्रथम पद का मान 2 है, लेकिन प्रथम पद को हम A1 लिखते हैं, मतलब उसके पोजीशन 1 है।
उसके बाद बात आती है सार्व अंतर की, कि सार्व अंतर क्या होता है। तो सार्व अंतर को हम समझने के लिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं और यहां लिखते हैं सार्व अंतर। यह समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये एपी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम स्मॉल डी से भी लिखते हैं। डी का अर्थ होता है डिफरेंस, और इसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। एक विषय होता है अंतर और एक विषय होता है सार्व अंतर। तो अंतर और सार्व अंतर शब्दों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। अंतर क्या है कि यहां पर सभी पदों का, सर्व मतलब क्या होता है, सार्व मतलब होता है सभी, ठीक है। अब यहां बात चल रही है पद की, तो सभी पदों का अंतर, तो सभी पदों का अंतर यदि एक जैसा हो तब उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। तो यहां सार्व अंतर को हम डी लिखते हैं। अभी हमने सीक्वेंस देखी इसकी कि इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सब चीजें एक साथ चलेगी और एक साथ समझ में आएगी, ए प्लस 3d। अब यहाँ पर इसे हम एक और प्रकार से लिखते हैं, a1, a2, a3, a4, इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो सार्व अंतर का यह मतलब है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरे से मतलब कि सीक्वेंस में जिस भी जगह आप खड़े हैं, उस जगह जिस जगह से भी आप चाहते हैं, इसमें से इसे घटा लीजिए, इसमें से इसे घटा लीजिए, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को क्या करना है, बाद वाले में से पहले वाले पद को हमें माइनस करना है। बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हम माइनस कर देंगे तो हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यह होता है हमारा सार्व अंतर, जिसे हमने बिल्कुल क्लियर आपको कर दिया है कि कहीं भी सार्व अंतर फाइंड करना हो तो बाद वाले पद में से उससे पहले वाला पद हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, चाहे वह प्लस हो, चाहे उत्तर माइनस हो, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। तथ्य ये है, नंबर 2 बात फिर नोट डाउन कर लीजिए कि डी की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, सही जोड़ी और आपका एक लाइन में उत्तर, ये सभी प्रकार आपके 5 वेरिएशन में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस टाइप से पूछा जाएगा ये पता नहीं, लेकिन हाँ 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरी बात पॉइंट जो नोट करने वाली बात यह है कि सार्व अंतर डी की वैल्यू, डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि डी का मान धनात्मक ही होगा। तो डी का मान कभी कभी आपके पास ऋणात्मक आ जाता है तो आप घबरा जाते हैं कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो हमें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, चाहे वह मान हमारा जीरो ही क्यों ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार इसे हम समझ सकते हैं डी को। अब हम यहां पर समझ चुके हैं। इसके बाद परिमित और अपरिमित, इन वर्ड को लेकर भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। परिमित और अपरिमित समानांतर श्रेणियां। तो परिमित का सीधा सा अर्थ होता है सीमित, जिन समानांतर श्रेणियों का दायरा सीमित हो। दायरा सीमित से अर्थ है कि जिसका पहला पद भी पता हो और अंतिम पद भी हमें पता हो, तो उसे हम कहेंगे परिमित श्रेणी। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 की टेबल लिखी और मैं यहां पर 20 लिख देता हूं, या 10वां पद लिखा है तो 10वां पद का अर्थ भी 20 ही है, 10वां पद आपका 20 ही आएगा। तो यह एक परिमित समानांतर श्रेणी का उदाहरण है। इसके बाद अगर हम इसे यहां से 10 को रिमूव कर देते हैं, 10 को हटा देते हैं, तब हमारी यह श्रेणी आपकी अपरिमित की श्रेणी में चली जाएगी कि इसका पता नहीं छोड़ के कहां तक जाएगी। तो जिसकी कोई सीमा ना हो, शुरुआत तो पता है सभी को कि ए से शुरुआत होना है, लेकिन अंत जिसका नहीं पता हो वह हमारी अपरिमित, और जिसका एंड हमें दिख रहा हो, दिया हुआ हो, वह हमारी परिमित समानांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसके व्यापक रूप और व्यापक पद की बात कर लेते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप से अर्थ है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम इसे व्यापक रूप में लिखते हैं। तो हमारी ओरिजिनल एपी यह है, क्या है, ओरिजिनल एपी यह है, या ओरिजिनल एपी। फिर ये क्या है,
A1 A2 यह पद की लोकेशन है, यह पद की लोकेशन है कि कौन सा पद किस जगह पर है, या दूसरे पद का मान क्या है, तीसरे पद का मान क्या है। तो यह तीसरा पद है और यह प्लस 2D इसका मान है, तो मान यहां से निकलेगा और यह उसको लोकेशन में दिखाएगा। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि इस प्रकार से यहां पर टेबल लगी हुई है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल या 5 टेबल। टेबल क्या, आप चेयर मान लीजिए कि यह चेयर लगी हुई है, इस चेयर के ऊपर 2 बैठा है, इस चेयर पर 4 बैठा है, इस चेयर पर 6 बैठा है, इस चेयर पर 8 बैठा है, इस चेयर पर 10 वैल्यू का नंबर बैठा हुआ। तो पहली चेयर के ऊपर 2 बैठा है, दूसरी चेयर के ऊपर 4 बैठा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि दूसरी पोजीशन पर इधर से गिनते हुए जाएंगे तो दूसरी पोजीशन पर जो बैठा है उसकी वैल्यू 4 है, और तीसरी पोजीशन पर जो बैठा है अंक उसकी वैल्यू 6 है, और चौथी पोजीशन पर जो बैठा है अंक उसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ ये हमें नंबर दिखा रहा है, यहाँ ये नंबर दिखा रहा है, और यहाँ हम उसे उसकी वैल्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। और इसी वैल्यू को यदि हम ए और डी के फॉर्म में लिखना चाहें 2 4 6 8 को, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और ए प्लस, इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई जाएगी तो n-1 इंटू डी। अब ये आपका कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये इस प्रकार से आ गया कि आपका ये a है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 0D, क्या लिख सकते हैं a प्लस 0D। तो यहाँ पर d क्या है, 4 में से 2 माइनस हुआ तो d की वैल्यू यहाँ पर बन जाती है d बराबर 2, d की वैल्यू 2 बन जाती है, और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। हम लिख देते हैं यहाँ पर a की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है। तो 2 और 0 इंटू 2, तो 0 2 का मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसे लिख देते हैं इस प्रकार से लिखा जाएगा 2 धन 0 गुणित 2, ठीक है। तो यह हो गया आपका 2। इसके बाद 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 2 में से 1 गया और d की वैल्यू अगेन 2। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 और 2 धन 2 मतलब ये हो गया आपका फाइनली 4। तो इस प्रकार से a प्लस n-1 इंटू डी से लिखा जा सकता है। हम जब तक पूरा कंप्लीट इसे समझ नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद आप 6 को इसी प्रकार से a प्लस 3-1 इंटू डी लिख सकते हैं, और आप 8 को a प्लस 4-1 इंटू डी लिख सकते हैं, और यहाँ 10 जो है a प्लस 5-1 मतलब 4, 4 में 2 का गुणा, 4 दूना 8 और 2 10, और लास्ट वाला a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब विषय आता है कि इसे ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया, फिर भी अगेन हम इसे और समझ लेते हैं। हम यहाँ इसे लिख रहे हैं a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, a प्लस 4D, इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारी A3 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा A5 है। इस प्रकार से आगे सीरीज बढ़ रही है। अब यहाँ A प्लस डी मतलब A A A A A A। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ये किया यहाँ पर कि A के अंदर कुछ भी नहीं जोड़ा, 0 जोड़ दिया, यहाँ पर a के अंदर प्लस d कर दिया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों पदों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों पदों के बीच में अंतर आपका d का है, और इन दोनों पदों के बीच में अंतर आपका d का है, और इन दोनों पदों के बीच में अंतर भी d का है। तो सभी पदों के बीच में जब अंतर d का है, इसका मतलब कि पिछले पद से अगला पद सिर्फ d ही तो ज्यादा है। तो यहाँ a और यहाँ a, सिर्फ ये d ज्यादा है। अब यहाँ ये आ गया d, अब इसके अंदर क्या होगा, ये हो गया आपका a प्लस डी। इससे अगला पद, ये जो नेक्स्ट पद आने वाला है, ये क्या होगा, एक d और ज्यादा रहेगा, मतलब a प्लस डी मतलब a प्लस 2d। इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। तो हम इसे a प्लस 2d लिखते हैं,
उसका अगला पद 2D के बाद 1D और जुड़ जाएगा, मतलब 3D हो जाएगा, फिर 4D हो जाएगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि यह सीक्वेंस इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो फाइनली हमें जो याद रखना है वह यही याद रखना है कि AP का यह हमारी लोकेशन होती है। यह लोकेशन का अर्थ है कि उसका नंबर होता है पद का, और यह हमारा पद का मान होता है, और पद के मान को हम a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D और a प्लस 4D लिखते हैं। और यह व्यापक रूप और व्यापक पद, इसमें अंतर आपको समझना है कि व्यापक रूप मतलब AP का व्यापक रूप है। ये किसका व्यापक रूप है? AP का व्यापक रूप है। और AP यह है, यह AP का व्यापक रूप है। और AP का व्यापक पद, व्यापक पद मतलब जिससे मिलकर AP बनी हुई है, वो यूनिवर्सल पद क्या है? तो वह यूनिवर्सल पद हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, जिससे मिलकर पूरी AP बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, चलिए यह भी हम समझ लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे मिलकर आपकी AP बनती है। AP को हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5, यह इसका नंबर है। अब इस पद का मान क्या है? इस पद का मान क्या है? तो यहाँ आप A1 है तो यहाँ 1 रख दीजिए, n की जगह आप 1 रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 0 इंटू डी, मतलब ओनली आ गया a। तो इस पद का मान आपका आता है a। अब आप सेकंड की वैल्यू निकाल लीजिए, तो सेकंड में a प्लस n की जगह रख दीजिए 2, तो 2 ऋण 1, और d की जगह d रख दीजिए, तो a प्लस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी आता है, जो कि दूसरे पद का मान है। तो यह इसीलिए व्यापक पद कहलाता है कि जिस पद से मिलकर पूरी की पूरी समानांतर श्रेणी रचित की गई है, बनी हुई है, उसे हम व्यापक पद कहते हैं। और हम एक्सरसाइज करते जाएंगे और समझ में आता जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मैंने यहाँ स्लाइड आपके लिए तैयार किया है। एक से एक क्वेश्चन है, बोर्ड का आपका क्वेश्चन बैंक भी इसके अंदर सम्मिलित है, और आने वाले क्वेश्चंस भी, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी, और आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सब कुछ डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दी हुई AP के, सबसे पहले AP के अंदर जो कंफ्यूजन रहता है वह यह रहता है कि आपको प्रॉपर अगर नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यदि आप इसे 1 से 2 बार रीड कर लेंगे क्वेश्चन को, इतना समय रहता है कि आप कम से कम 1 से 2 बार उसे रीड करें। जितने टाइम आप उसे रीड करेंगे आप उसकी मेथड के नज़दीक जाएंगे, आप उस तरीके के नज़दीक जाएंगे। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। हमें यहाँ पर दिया है A का मान और D का मान। हम जानते हैं कि AP इस फॉर्म में लिखी जाती है, यह हमारी AP का व्यापक रूप है। ठीक है, तो A का मान हमारे पास है यहाँ पर, A बराबर है 10 और D बराबर है 10। ठीक है, A का मान 10 है और D का मान भी 10 है। अब हमें इन दोनों को लेकर क्या करना है? प्रथम 4 पद लिखना है AP के। तो हम AP को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A का मान तो सीधे सीधे हो गया 10, A प्लस D 10 धन 10, धीरे धीरे समझ बनाते हैं। इस प्रकार से 10 धन 10 आपका यह पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। अगर अगले पद की या तीसरे पद की बात की जाए तो आपका यहाँ पर आता है 10, A का मान 10 और 2 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर अगेन 10, तो यह हो गया आपका तीसरा पद। इसी प्रकार से 10 धन 3 गुणित 10, यह हो गया आपका चौथा पद। तो जब हम चौथा लिख रहे हैं, चौथा बोल रहे हैं, तो चौथा बोलते समय मैं आपको यहाँ 3 लिख रहा हूँ, जब तीसरा बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, जब आपको यहाँ 2 बोल रहा हूँ तो यहाँ 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ। तो यही तो हमने समझा था। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका
10 दूना 20 और 10 30 और ये हो जाएगा आपका 40, 10 ये और 10 या 30 ये। तो इस प्रकार से आपकी सीक्वेंस आगे बढ़ेगी और फाइनली हमसे 4 पदों की वैल्यू हुई यहाँ पर पूछी थी, तो हमने यह कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को अब आगे देखते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब ए की वैल्यू, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर है -2 आ गई है अब, और डी की वैल्यू है यहाँ पर 0। अब आप देखिए किस प्रकार की एपी बनती है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इस शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखा जाता है। यहाँ पर ए की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू अगेन 0। ठीक है, यह आपका पहला पद, यह आपका दूसरा पद, और यहाँ पर तीसरे पद के लिए -2 + 2 × डी की वैल्यू 0, यह तीसरा पद आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो -2 + 3 × 0, यह आपका चौथा पद आ गया। अब इसे क्लियर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर -2 और 2 में जब हम -2 में जब 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर फाइनली -2 ही आएगा, और -2 + 2 में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और फाइनली यह पद भी आपका -2 आएगा, और इसके अंदर 3 × 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 ही आएगा। तो इस प्रकार आपकी यह सीरीज में चारों पद -2 ही आ रहे हैं। इसे आप देखकर बता नहीं सकते कि यह आपकी एपी है, लेकिन यह एपी क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो 0 होने की स्थिति में आपसे यहाँ एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है कि 0 होने की स्थिति में एपी के सभी पदों का मान कैसा होगा। एपी के सभी पदों का मान समान होगा। ठीक है, आपको यहाँ एक नंबर मिलने वाला है। क्या है? जब आपकी डी की वैल्यू 0 हो, जब सार्वअंतर 0 होता है, तब समानांतर श्रेणी के सभी पद आपस में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और इसे याद रखिएगा ताकि आपको एक नंबर यहाँ ऐसे ही छोटे छोटे तो नंबर आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें होती है जो आपको याद रखना चाहिए, लेकिन आप उसे स्किप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो यह आपका कॉन्सेप्ट और यह बेसिक क्लियर हुआ। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर समाहित किया है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाए, आपका क्वेश्चन भी बन जाए, और आपको समझ में भी आ जाए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5.1 चल रही है हमारी एक्सरसाइज। प्रश्नावली आपके 5.1, जिसका प्रश्न नंबर 3। सभी से मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, फालतू का कुछ भी नहीं लिया है। जो कुछ होना है मैथमेटिक्स में वो इसी के अंदर से होना है, ज़्यादा मटेरियल का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल सिलेक्टिव आपके लिए लेके आया हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है बिल्कुल। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। अब हमें यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने ए और डी की सहायता से एपी बनाई थी, अब एपी बनी हुई है और हमें ए और डी फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर यह आपकी एपी दी गई है। सबसे पहले हम एपी को लिखते हैं। क्या है एपी? 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। यह हमारी एपी आगे बढ़ रही है। ये निशान लगा दिया, मतलब ये अपरिमित एपी हो गई है। और यहाँ पर फाइनली कुछ लिख देता हूँ लास्ट में, तो यह आपकी परिमित एपी हो जाएगी। अब यहाँ पर ए का मान तो हम जानते हैं कि प्रथम पद हमारा ए होता है और यह हो गया आपका 3। उसके बाद में निकालना है सार्वअंतर। तो डी कैसे निकाला जाता है? डी के लिए हम सेकंड हम लिखेंगे इसे A2 - A1। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, A + D - A ऐसा भी लिख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा वैसा आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर D की वैल्यू ही निकालनी है, इसलिए हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कहाँ क्या लिखना है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अब क्या कर रहे हैं,
अब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं, तो पहले पद को घटा रहे हैं दूसरे पद में से। दूसरा पद है हमारा 1 और पहला पद है 3। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ माइनस आता है तो आप यहाँ पर एक माइनस को फिट करेंगे, मतलब माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए हम यहाँ पर प्लस ले रहे हैं। इसे आप कुछ ऐसा भी समझ लीजिए कि एक ब्रैकेट में आपका A2 है और माइनस, और एक ब्रैकेट में आपका A1 है। तो जो भी A1 की वैल्यू रहे वह पूरी की पूरी आपको यहाँ पर लिखनी है। A1 से अर्थ है कि A की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ 1 में से -3 घटेंगे, तो हम हमेशा घटाव के नियमों के अंतर्गत जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। 3 में से 1 माइनस हुई तो यहाँ पर -2 बचेगी। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये होता है। तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली, A की वैल्यू और D की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -5 से स्टार्ट हो रहा है। -5 -1 और प्लस का 3 और प्लस का 7, इस प्रकार आपके सीक्वेंस आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले A की वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि A बराबर सीधे सीधे -5, प्रथम पद जो सबसे पहले दिखता है वही हमारा प्रथम पद है, हमें ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद D निकालना है, तो D की वैल्यू का मान हम जानते हैं कैसे निकलता, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। अभी मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में लिख कर दिया है, वही चीज अगेन रिपीट करूंगा। एक गलती यहाँ पर होती है और यहीं पर हमारा नंबर का लॉस हो जाता है। तो यहाँ हमें लिखना है A2 में से A1 को घटाना है, ठीक है। क्लियर आ गई समझ में? A2 में से A1 को घटाना है। अब हमें A2 की क्या वैल्यू है, A2 की प्लेस पर है हमारा -1, तो हम यहाँ रखेंगे -1 और यह माइनस, और A1 की प्लेस पर है -5, ये रख दिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो -1 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 5, और 5 में से 1 आपका जाएगा, तो यहाँ पर 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 5 में से जब 1 माइनस होता है तो यहाँ पर बचता है हमारे पास प्लस का 4। तो एक आंसर तो आपका यह आ गया और एक आंसर आपका यह आ गया। तो इस प्रकार से हम टुकड़े टुकड़े में मैथ्स में नंबर कवर करेंगे, ठीक है। आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव खालिस्तान पूछे जाते हैं, तो सभी के अंदर आपको नंबर कवर करके चलना है। तो इसके लिए आपको पूरा बेसिक कंप्लीट करके चलना। यदि आप विचार करते हैं कि हमें बड़े क्वेश्चन नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सीखना है, तो यदि आप ऐसा विचार करते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि इन एक्सरसाइज से ही आपको ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे और इनमें से ही निकलते ही है ऑब्जेक्टिव। यहीं का यही ऑब्जेक्टिव आपका निकल के आ गया। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आप इसे समझ लीजिए और इसे भी, दोनों अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर माइनस में गलती होगी। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप शायद अनुभव कर चुके होंगे कि यहाँ हमसे गलती हो ही जाती। तो सॉल्व ऐसे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.1 का 4, निम्नलिखित में से कौन एपी है। अब हमें यहां पर क्या देखना है, एपी कौन है। अभी हम एपी पढ़कर आए हैं, अब एपी के सिंग होते हैं, पूछ होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है हमें देखना होगा यहाँ पर। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यह देखना है कि एपी है कि नहीं है। यदि है तो फिर उसका सारवंतर ज्ञात करना, और नहीं हो तो बात खत्म होती है। और उसके 3 और पद भी लिखिए, सारवंतर भी फाइंड करना और 3 और पद भी लिखना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले एपी को लिखते हैं। एपी क्या दी हुई है आपको, एपी दी गई है 2, 4, 8, 16 और इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले इसका सारवंतर फाइंड कर लेते हैं। सारवंतर फाइंड करना, जब भी इस प्रकार की कंडीशन निर्मित हो, किस प्रकार की, कि आपको बताना है कि यह एपी है
या नहीं है, तो आपको एक बार डी का मान निकालने से कुछ नहीं होगा। एक बार तो डी का मान आएगा, हर पद के अंतर समान होना चाहिए, एक डी का ही अंतर सभी पदों के बीच में होना चाहिए। यह पद एक डी इससे छोटा बड़ा होना चाहिए और यह पद इससे एक डी छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यदि ऐसा होता है तो कह देंगे एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डी। तो डी में A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2 और फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 2। तो एक हमारा अंतर आ गया 2। फिर अगेन निकालते हैं। अब किसका निकालते हैं? A3 माइनस A2। हम घटाएंगे तीसरे पद में से दूसरे पद को, तो तीसरा पद हमारा है 8 और इसमें से घटाया 4, तो यहाँ बच गया 4। मतलब एक बार हमारा अंतर 2 आया है, एक बार अंतर हमारा 4 आया है, दोनों ही बार अंतर अलग अलग हमें मिलता है। जब दोनों ही बार अंतर अलग अलग मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि हमें जो यह दिया गया है नंबर या श्रेणी दी गई है, यह एक समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर अलग अलग है। समान अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर अंतर से मतलब है डी, अंतर से मतलब है डी से, अंतर को हम डी पढ़ेंगे, ठीक है। समान अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर असमान अंतर है, तो असमान अंतर है इसलिए यह श्रेणी असमानांतर श्रेणी हो गई। कैसी श्रेणी हो गई है? समानांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। बात समझ गए होंगे कि समान अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर एक डी की वैल्यू 2 है और एक डी की वैल्यू 4 है, इसलिए इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं, बात खत्म होती है ही नहीं। तो आगे क्या लिखेंगे हम उसके पदों को, ठीक है। सेकंड देखते हैं। इसके बाद सेकंड है हमारा, सेकंड के बजाय मैंने यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 तो शामिल किया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -10 -6 -2 और प्लस का 2, यहाँ पर जानबूझ के मैं प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग दिख जाए कि यहाँ पर माइनस 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 के बाद में प्लस आ चुका है। तो हमें यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं डी। डी मतलब A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस करते हैं। A2 क्या है यहाँ पर? A2 है हमारा माइनस का 6, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है? हमें माइनस करना है माइनस के 10, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 10। अब यह गलती आपसे नहीं होना चाहिए, ये माइनस अलग है और यह माइनस हमारा टर्म वाला पद वाला माइनस है। अब इसे फाइनली टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पर डी आता है -6 और माइनस माइनस प्लस का 10, और 10 में से जब 6 जाएगा, 10 में से जब 6 माइनस होगा, पहले तो ये आपको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस, ऋण का गुणा ऋण से जब हम करते हैं तो धन हो जाता है। तो यहाँ 10 में से 6 घटेगी तो आपको बचेगा प्लस का 4, ठीक है। हमने एक बार डी निकाल लिया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, एक बार डी से मैं एक बार और डी निकाल कर चेक करूँगा। तो अगेन हमने डी निकाला। अब निकालते हैं A3 में से A2 घटाते हुए। हमने अब घटाएंगे -2 में से माइनस के 6, तो फाइनली -2 और माइनस माइनस प्लस 6, अब भी हमें मिलता है 4। तो कुल मिलाकर एक डी की वैल्यू यहाँ मिली और एक डी की वैल्यू यहाँ मिली, और दोनों ही हमें सेम मिली। मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो अंतर है यह सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है। जब सार्व अंतर है तो हमें जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। इसके 3 और पद लिखिए, 3 आगे के पद लिखना है। मतलब आपकी जो एपी है वह है -10 -6 -2 +2। अब आप बताइए, हम देख चुके हैं कि इस पद से यह पद क्या है और इस पद से यह पद क्या है और इस पद से यह पद क्या है। तो हम यहाँ पर क्लियर मेंशन कर देते हैं कि इस पद से यह पद आपका +4 है, ठीक है, और इस पद से यह पद आपका
+4 है और इस पद से इस पद को लाने के लिए +4 करना होगा। इसी टाइप से इस पद से अगले पद को लाने के लिए +4 करना होगा। तो हम +4 करेंगे +2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का 6 और अगेन प्लस का 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 10 और आप अगेन +4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 14। तो इस प्रकार से यह सीक्वेंस आपके आगे बढ़ जाएगी। तो बात आप समझ गए होंगे कि इन सबके बीच में d बराबर होना चाहिए और यही आपकी समानांतर श्रेणी का मूल रहस्य है d। तो d क्या है? अंतर, सार्व अंतर, समान अंतर। सार्व अंतर को ही समान अंतर कहा गया है और समान अंतर ही सार्व अंतर है। और यदि सार्व अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं है, तो वह असमान अंतर श्रेणी हो जाएगी जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस लेक्चर से, इस चैप्टर से वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आई होप कि आपको अभी तक का पूरा बेसिक और इतने क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से आपको मान के चलिए कि 20 से 30 नंबर अबव मिलने वाले हैं। यदि आप 60 नंबर की अपेक्षा करते हैं तो आप 90 नंबर लेकर आएंगे और यदि आप 70 की अपेक्षा करते हैं तो आप 100 नंबर टच कर देंगे। मैं आपको ऐसा कंप्लीट बना ही दूंगा। आई होप कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इसके साथ में हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस भी चलती है, वे भी बेहतर कंटेंट है। यदि आपके छोटे भाई बहन जवाहर नवोदय एग्ज़ाम, आर्मी स्कूल, ज्ञानोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और लैंग्वेज के कंटेंट अवेलेबल है और कंटिन्यू वीडियोस के काम चल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आने वाला है वह भी बहुत ही दिलचस्प पार्ट होगा और उसके अंदर हम व्यापक स्वरूप को और बेहतर समझने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।